हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोट्स एंड वायरसेस के बारे में। तो ये पूरी यूनिट जो आपके पाथफाइंडर की बुक में दी हुई है रिगार्डिंग CSIR नेट लाइफ साइंसेस, इस पूरी यूनिट को मैं कवर अप कराऊंगी इस पूरे वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में जो अभी हम डिस्कस करेंगे। आप में से एक्चुअली एक स्टूडेंट हैं सबा, जिनका ये रिक्वेस्ट था कि मैं इस पूरी यूनिट के ऊपर वीडियो बनाऊं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो प्रोकैरियोट्स एंड वायरसेस टॉपिक है, प्रोकैरियोट्स एंड वायरसेस। तो यहाँ हम बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ेंगे, वो यूकैरियोट से कैसे डिफर करते हैं ये भी पढ़ेंगे, और वायरसेस, उनकी लाइफ साइकिल, ये सब चीजें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जनरल फीचर्स देखते हैं प्रोकैरियोट्स के, जनरल फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के क्या फीचर्स होते हैं और किस तरीके से वो यूकैरियोट्स से डिफर करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के फीचर्स में सबसे पहली चीज जो आती है वो ये कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसीलिए प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है, इनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। एज सच बोला जाता है कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो एब्सेंट होता है। इसके अलावा इनके अंदर क्या चीज होती है, तो हिस्टोन प्रोटीन्स की अगर बात करो तो हिस्टोन प्रोटीन्स भी एब्सेंट होते हैं। हिस्टोन्स आर ऑल्सो एब्सेंट, बट एक्सेप्शन इज आर्कीबैक्टीरिया, क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया में यूकैरियोट्स की तरह हिस्टोन्स पाए जाते हैं, तो वो वहां पे आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट आपको ये भी याद रखना है कि इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे 1 होता है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम इनके अंदर पाया जाता है। यूकैरियोट्स में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो उस तरीके से ये डिफर करते हैं यूकैरियोट्स से। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, बट अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नोन एज पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो हो रहा है बट गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता या गैमीट फ्यूजन नहीं होता। तो पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर हम कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं। ये आगे आएंगे टॉपिक्स, तो वहां मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये सारी पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट होते हैं और ये आपको प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कौन सा फीचर आपको यहाँ मिलता है, तो 70S राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स यहाँ 70S टाइप के होते हैं, और अगर इसकी यूनिट अगर आप देखोगे तो 50S यूनिट होती है बड़ी वाली, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, एंड 30S सब यूनिट होती है स्मॉल वाली, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, ये भी आपको पता होगा। membrane bound organelles are absent होते हैं। ये ऑर्गेनल्स इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। और अगर सेल वॉल की बात करोगे तो सेल वॉल इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन मटेरियल होता है, उससे इनकी सेल वॉल जो होती है वो मोस्टली बनी होती है। जनरली प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल पाई ही जाती है, तो इसीलिए आपको पेप्टाइडोग्लाइकन भी हमेशा ही याद रखना है। ये कुछ आपको यहाँ ये भी चीजें याद रखनी है। एंडोसिम्बायोट थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट भी कभी प्रोकैरियोट्स हुआ करते थे, और फिर ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आ गए, और फिर ये ऑर्गेनल्स की फॉर्म इन्होंने ले ली, क्योंकि इन्होंने कुछ अपना डीएनए जो है वो न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर दिया, ताकि न्यूक्लियस इनके कुछ प्रोटीन्स बना के दे, ये खुद से बनाएंगे नहीं। इसके बदले में ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स आपको इनके अंदर मिलते हैं, सर्कुलर ही होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, वो भी याद रखना है। और जनरली ये डिवाइड करते हैं बाय बाइनरी फिजन, सिमिलर इज द केस विद माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, वहां पे भी आपको बाइनरी फिजन देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनका फाइलोजेनेटिक ओवरव्यू देखें कि प्रोकैरियोट्स बने कैसे, किस तरीके से यूकैरियोट्स से ये डिफर करते हैं, तो उसका एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
इसे बोलते हैं फाइलोजेनेटिक ओवरव्यू। फाइलोजेनेटिक ओवरव्यू। तो फाइलोजेनेटिक ओवरव्यू जब हम प्रोकैरियोट्स का देखते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि एक एंसेस्टर था, उस एंसेस्टर से यूबैक्टीरिया बने। यूबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया को नॉर्मली हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया से काफी ज्यादा डिफर करते हैं, ये याद रखोगे। नेक्स्ट चीज, फिर इनको इनसे ही जाके एक डाइवर्ज हो गई एक लाइन जिसने आर्कीबैक्टीरिया बना दिया। तो आर्कीबैक्टीरिया आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू यूकैरियोट्स। तो आर्कीबैक्टीरिया बना दिया, इसके अलावा और क्या बना? तो उसके अलावा आपको याद रखना है कि यूकैरियोट्स बने। यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स मोर और लेस आर्कीबैक्टीरिया के पास हैं, इनसे इसीलिए आर्कीबैक्टीरिया के कुछ कैरेक्टर्स आपको यूकैरियोट्स से मैच करते हुए दिखेंगे। बट यूबैक्टीरिया कंप्लीटली डिफरेंट है, उनके अंदर फीचर्स बिल्कुल ही यूकैरियोट्स से डिफर करते हैं। तो ये फाइलोजेनेटिक ओवरव्यू है जो मैंने आपको बताया। और एक्चुअल में ये पूरी जो क्लासिफिकेशन थी इन्हें डोमेन्स बोला जाता है। तो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ नाम से जाना जाता है इसे, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। एंड ये जो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ है, इसमें आपको याद रखना है कि कार्ल वूज नाम के साइंटिस्ट थे, कार्ल वूज, जिन्होंने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ के बारे में बताया था। और किस चीज का स्टडी करके इन्होंने बताया कि 3 डोमेन होते हैं लाइफ के? तो उसमें आपको याद रखना है आरआरएनए के सीक्वेंस के बेसिस पे। आरआरएनए भी कौन सा वाला? तो 16S आरआरएनए बोला जाता है। उस आरआरएनए के सीक्वेंस के बेसिस पे इन्होंने बोला था कि लाइफ जो है वो उसको हम 3 डोमेन्स में डिवाइड कर सकते हैं, यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। तो ये 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ कार्ल वूज ने दिए थे। इन्हीं को जाना जाता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए भी, जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। अब अगर हम ओवरऑल बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर की बात करें कि वो कैसे दिखता है, क्या उसमें फीचर्स होते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो इसे रब करके अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो भी आपको याद रखना है। आपको साइज अगर हम देखें तो बैक्टीरिया का साइज जो होता है वो जनरली 0.2 से लेके 2 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, इतना साइज इसका होता है डायमीटर के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये बैक्टीरियल सेल का साइज मैंने आपको बताया। इसके बाद अगर देखें, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया स्मॉल इन साइज ही होते हैं, बट इनके पास लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होती है। स्मॉल इन साइज विद लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ज्यादा होती है इनके अंदर। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि इनकी अगर हम शेप देखें तो शेप कैसी होती है। शेप अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे कुछ गोल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, उन्हें कोकस बोला जाता है। कुछ होते हैं जो थोड़े लंबे होते हैं, रॉड शेप्ड, उन्हें बोला जाता है बैसिलस। कुछ होते हैं जो कॉमा शेप्ड होते हैं, इस शेप के, तो कॉमा शेप्ड जो भी बैक्टीरिया होंगे उन्हें बोला जाएगा विब्रियो। एंड कुछ होते हैं स्पाइरल इस तरीके के, उन्हें बोला जाता है स्पाइरलम। तो ये शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया के नाम है। अब ये अलग अलग उसमें होते हैं, अगर कॉम्बिनेशन में होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 2 स्फेरिकल स्ट्रक्चर साथ में जुड़े हुए हैं तो उसे डिप्लोकोकाई बोला जाएगा। अगर चेन लाइक है तो उसे स्ट्रेप्टोकोकाई बोला जाएगा। तो वो भी आपको याद रखना है। तो जनरली क्या होता है कि हर एक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि जिनकी एक सिंगल शेप नहीं होती, बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप की शेप्स होती हैं, उन्हें बोला जाता है प्लियोमॉर्फिक। तो प्लियोमॉर्फिक होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी काफी ज्यादा अलग अलग होती है, देखने को आपको अलग अलग तरीके से वो दिखती है। अब ये जो प्लियोमॉर्फिक जो शेप हम बोल रहे हैं, वेरिएशन, ये आपको जनरली किन बैक्टीरिया में मिलता है? तो माइकोप्लाज्मा में।
माइकोप्लाज्मा में ये चीज देखने को मिलती है, ये जनरली और बैक्टीरिया में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि और बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, तो एक हार्ड सेल वॉल अराउंड होगी उनके सेल के, जिसकी वजह से वो शेप चेंज नहीं कर सकते। बट माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट है, जिसकी वजह से इनकी वेरिएबल शेप होती है, वेरिएबल शेप यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट चीज अगर हम देखें तो स्टेनिंग, तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अलग स्टेन से किसी और डाई से स्टेन होते हैं, कुछ होते हैं किसी और डाई से स्टेन होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि उनके ऊपर किस टाइप की डाई आपने यूज करी है। सिमिलरली आपको ये भी पता होगा कि बैक्टीरियल स्टेनिंग जो प्रोटोकॉल होती है उसमें अलग अलग स्टेन्स का हम यूज करते हैं। किन किन का यूज करते हैं तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, बैक्टीरियल स्टेनिंग प्रोटोकॉल। तो ये जो बैक्टीरियल स्टेनिंग प्रोटोकॉल्स हैं इनको आप देखोगे तो 3 टाइप की होती है। एक जिसे सिंपल स्टेनिंग बोला जाता है, एक जिसे डिफरेंशियल स्टेनिंग बोला जाता है, डिफरेंशियल स्टेनिंग, और तीसरा होता है जिसे बोला जाता है स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग प्रोसीजर, स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग प्रोसीजर। कैसे ये तीनों डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, तो सिंपल स्टेनिंग प्रोसीजर होता है ऐसा जो कि एक बैक्टीरियल सेल को उसके सराउंडिंग से किस तरीके से अलग है बैक्टीरिया वो बताने में मदद करता है, तो ये सराउंडिंग से डिस्टिंग्विश करता है ऑर्गेनिज्म को। डिफरेंशियल स्टेनिंग जो होता है वो ऐसा होता है जो सारे टाइप के सेल्स को स्टेन नहीं करता, तो ये आपको याद रखना है, इट डू नॉट स्टेन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स विद द सेम कलर, सेम कलर से स्टेन नहीं करता, अलग अलग कलर से करता है। जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है तो कुछ आपको ऐसे दिख रहे हैं, कुछ ऐसे दिख रहे हैं और कुछ ऐसे दिख रहे हैं, तो आपको डिफरेंशियल स्टेनिंग आप इसे बोल सकते हो प्रोसीजर को, क्योंकि आप अलग अलग डाइज का यूज कर रहे हो जो कि अलग अलग सेल्स को डिपिक्ट करने में, उनको देखने में मदद कर रही है। सिमिलरली अगर आप स्पेशलाइज्ड की बात करो तो ये जो होता है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए यूज किया जाता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स। तो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए इसका स्पेशलाइज्ड स्टेन का यूज किया जाता है। ये एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म को ही कलर प्रोवाइड करता है, बाकी सबको कलर प्रोवाइड नहीं करता। इसी बेसिस पे एक ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर होता है, आपको अगर पता हो तो जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से डिस्टिंग्विश किए जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ये ग्राम स्टेन जो होता है ये डिफरेंशियल स्टेन में आता है, तो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर जो आपको दिखेगा वो प्रोसीजर आपको डिफरेंशियल स्टेनिंग के अंदर दिखेगा, डिफरेंशियल स्टेनिंग प्रोसीजर के अंदर। बाकी सबके अंदर इसमें सिंपल या स्पेशलाइज्ड में ग्राम स्टेनिंग नहीं आती, वो सिर्फ और सिर्फ आती है डिफरेंशियल स्टेनिंग पैटर्न में। अब इसके अंदर क्या होता है, किस तरीके से हम देखते हैं, तो एक बार ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर भी हम देख लेते हैं, थॉरोली उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्राम स्टेनिंग मेथडोलॉजी। तो ग्राम स्टेनिंग जो होता है एक्चुअल में इसमें जो स्टेन यूज करते हैं उसे हम ग्राम स्टेन बोल देते हैं, बट एक्चुअल में उसका नाम जो है वो क्या है तो वो मैं आपको बता देती हूँ, उसे बोलते हैं क्रिस्टल वॉयलेट। तो क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन का यहाँ पे यूज किया जाता है और उसी के थ्रू कलर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है बैक्टीरिया को। जैसे मान लो आपके पास एक प्लेट है, एक स्लाइड में एक एरिया है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, तो आप सबसे पहले इसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है क्रिस्टल वॉयलेट से ट्रीटमेंट। तो क्रिस्टल वॉयलेट से जब आप ट्रीट करोगे सारे बैक्टीरिया आपको सेम कलर के दिखेंगे। आफ्टर दैट यू नीड टू ट्रीट द बैक्टीरिया विद आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन जो होता है यहाँ पे मॉर्डेंट का काम करता है, मतलब ये डाई को फिक्स करता है, तो ये क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को फिक्स करेगा, तो ये बैक्टीरिया में क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन फिक्स कर देगा। फिक्स करने के बाद आप वॉशिंग करते हो,
तो यहाँ पे वॉश करेंगे। वॉश किससे किया जाता है? विद अल्कोहल। अल्कोहल बेसिकली डीकलराइजिंग एजेंट होता है, तो जो बैक्टीरिया जिन्होंने वो स्टेन कैप्चर किया होगा वो एज इट इज रहेंगे, जिन्होंने नहीं किया होगा वो कलर लूज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है 3 जिन्होंने कलर रिटेन किया, बाकी जो बैक्टीरिया हैं वो वापस से डीकलराइज हो गए इस तरीके से। तो वो जो बैक्टीरिया जिनके पास स्टेन है उन्हें बोला जाएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जो स्टेनिंग शो करते हैं इवन आफ्टर द डीकलराइजेशन विद अल्कोहल। तो अल्कोहल ट्रीटमेंट के बाद भी वो कलर शो कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी होते हैं वो तो अब इनविजिबल हो गए क्योंकि उन्होंने स्टेन लूज कर दिया, तो आप उन्हें देख नहीं पाओगे। तो उन्हें देखने के लिए हम एक काउंटर स्टेन का यूज करते हैं। अब ये जो काउंटर स्टेन है जो यहाँ पे यूज किया जाता है, इस काउंटर स्टेन को बोला जाता है सेफ्रेनिन। तो सेफ्रेनिन स्टेन का यहाँ हम यूज करते हैं और फिर इनको कलर कर देते हैं सेफ्रेनिन के कलर से। ये पिंक कलर के दिखते हैं आपको। तो ये जो पिंक कलर के सेल्स फिर दिखना शुरू होंगे वॉयलेट सेल्स के अलावा, उन्हें बोला जाएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये पूरी मेथडोलॉजी होती है जो ग्राम स्टेनिंग में एम्प्लॉय की जाती है, यूज की जाती है क्रिस्टल वॉयलेट का यूज करके। इसके बाद आपको एक और चीज याद रखनी है, वो है एसिड फास्ट स्टेनिंग। एक एसिड फास्ट स्टेनिंग नाम का भी टेक्निक होती है, ये भी डिफरेंशियल स्टेनिंग की कैटेगरी में ही आती है। तो मैं यहाँ आपको लिख देती हूँ, इसे बोलते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग ये वाला जो मेथड होता है ये डिफरेंशियल स्टेनिंग का पार्ट है। डिफरेंशियल स्टेनिंग इसी में पार्ट में आता है, ये डिफरेंशियल स्टेनिंग में ही आता है। और यहाँ पे एसिड फास्ट स्टेन का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें एक्चुअली हम बैक्टीरिया को हीट करते हैं विद अ मिक्सचर ऑफ बेसिक फ्यूजन। तो बेसिक फ्यूजन का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसका यूज करते हैं, प्लस फिनॉल का यूज करते हैं। तो इन दोनों को ऐड करा जाता है टू बैक्टीरिया एंड देन हीट किया जाता है। तो बेसिक फ्यूजन जो होता है वो एक्चुअली इस टाइप का पिगमेंट है कि वो इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा टू दी सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। और ये सारी चीज, ये जो इसकी मूवमेंट है इनटू दी सेल, वो डिपेंड करती है प्रेजेंस ऑफ फिनॉल पे। तो फिनॉल प्रेजेंट होगा, हीट प्रोवाइड की जाएगी, तभी बैक्टीरिया बेसिक फ्यूजन को टेकअप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए एसिड फास्ट सेल्स जो होते हैं वो इजीली डीकलराइज नहीं होते अल्कोहल ट्रीटमेंट के बाद, यानी वो रेड ही रहते हैं इवन आफ्टर ट्रीटमेंट। तो वो होते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया। ये जो एक्चुअल में इनका जो बेसिक फ्यूजन सेल के अंदर चला गया और बाहर नहीं आ पा रहा है, ये सारी चीज डिपेंड करती है ऑन द अमाउंट ऑफ माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड, तो इस एसिड का अमाउंट कितना है सेल के अंदर, उसके बेसिस पे एसिड फास्ट स्टेन जो है वो टेकअप करेगा बैक्टीरिया। तो अगर ये माइकोलिक एसिड ज्यादा है बैक्टीरिया में तो एसिड फास्ट स्टेन को वो टेकअप करेगा, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया आपको एसिड फास्ट दिखेगा, यानी रेड कलर का दिखेगा। बट जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे वो तो अल्कोहल ट्रीटमेंट के बाद डीकलराइज हो जाएंगे, तो वो आपको कलरलेस दिखते हैं। तो कलरलेस दिखते हैं, तो उन कलरलेस वाले बैक्टीरिया को आपको देखना है अगर, तो कलरलेस बैक्टीरिया को देखने के लिए आपको काउंटर स्टेन का यूज करना पड़ेगा, जैसे हमने ग्राम स्टेन में किया था। तो यहाँ पे भी काउंटर स्टेन देखना पड़ेगा। वो काउंटर स्टेन जो इस केस में यूज किया जाता है उसे बोलते हैं मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू, तो मिथाइलिन ब्लू एक पिगमेंट है, एक डाई है जिसका आप यूज करोगे नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया को देखने के लिए। तो ये ब्लू कलर दे देगी नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया को। तो ये एक चीज थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल किस तरीके की दिखती है, उसके अंदर का कंटेंट जो है वो कैसा दिखता है, तो उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकिन जो सेल वॉल में है बैक्टीरिया की वो कैसे बनता है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो वो वाला टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
तो इसे हम रब कर देते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।